हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आनुवंशिकता एवं जैव विकास को जारी रखेंगे और आज हम इसका भाग 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने विकास और जाति उद्भव क्या होता है इस बारे में चर्चा करी थी और इसको समझा था। आज की इस वीडियो में हम विकास एवं वर्गीकरण, विकासीय संबंध खोजना और जीवाश्म इन 3 विषय बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था कि विकास होता क्या है। तो हम यहाँ पर जीवों के बीच विकासवादी संबंध को समझेंगे। विकासवादी संबंध को समझने के लिए हमको उन जीवों का अध्ययन करना होगा जो कि विलुप्त तो हो गए हैं। तो आखिरकार हम इनका अध्ययन करें कैसे? ये तो समय में पीछे जाने वाली बात है जिसको हम टाइम ट्रैवल कहते हैं, जो कि संभव नहीं है। तो आखिरकार हम करें क्या? तो इसका जवाब है कि हम जीवों को वर्गीकृत कर सकते हैं, उनको समूहों में हम बांट सकते हैं और फिर हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। और जीवों का ये वर्गीकरण हम अनेक अभिलक्षणों के आधार पर कर सकते हैं। अब ये अभिलक्षण होते क्या हैं? बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार्य अभिलक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास 4 पाद होते हैं तो ये हमारा अभिलक्षण हो गया। ऐसे ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये इनका अभिलक्षण हो गया। अब दोस्तों सारे के सारे जीव जो भी पृथ्वी पर हैं सब तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, जैसे कि पशु ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ आधारभूत अभिलक्षण हैं जो कि अधिकतर जीवों में समान होते हैं। ये है कोशिका। ये कोशिकाएं सभी जीवों की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण का अगले स्तर पर कोई अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो सभी जीवों में हो। जैसे कि बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, तो ये अभिलक्षण केंद्रक वाला इनमें नहीं पाया जाता। अब दोस्तों जिन जीवों के पास केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं उनको हम अगले स्तर पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इस वर्गीकरण का आधार होगा एक कोशिक और बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जैसे कि हमारा अमीबा इसमें आ गया और बहुकोशिक जैसे कि हम मानव इसमें आ गए। ऐसे ही हम जीवों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके बाद हम बहुकोशिक जीवों को हम प्रकाश संश्लेषण के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। इनमें वो जीव आएंगे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं जैसे कि पौधे हो गए, और इसमें वो जीव आएंगे दूसरी तरफ जो लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं जैसे कि पशु इनमें आ गए। अब इन सब वर्गीकरण को देखकर आप यह जरूर देख रहे होंगे कि एक पदानुक्रम यानी कि हायरार्की बन रही है। अगर जीवों में अभिलक्षण ज्यादा मिलेंगे तो ये आपस में काफी संबंधित होंगे। फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनके समान पूर्वज हैं। अब समान पूर्वज क्या होता है, आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण को मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। ये एक फैमिली ट्री है। अब ये वाला जो जोड़ा है इनकी शादी हुई और इनकी 2 बेटियां हुई। उसके बाद इन बेटियों की भी शादी हुई और इनके भी बच्चे हो गए। ये जो बच्चे हैं ये आपस में संबंधित हुए और इनके जो दादा दादी हैं ये इनके समान पूर्वज हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी जीव का वर्गीकरण करते हैं तो वह चीज हमको विकासवादी संबंध को समझाने में मदद करता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और विकासीय संबंध की खोजना इस वाले विषय को शुरू करते हैं। अब हम किसी स्पीशीज या जीव के समान पूर्वज की खोज कर उनका विकासवादी संबंध बता सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास 4 पाद होते हैं, इसलिए हमें टेट्रापोड्स कहते हैं। और ये लक्षण कई सारे जीवों के पास होते हैं।
तो इस बात से हमको यह पता चलता है कि इन सब जीवों के कोई समान पूर्वज होंगे। तो सभी में पादों की आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है। तथापि पाद की आधारभूत संरचना एक समान है। ऐसे समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाले विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिली है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कुछ समजातीय संरचनाएं दिखाई हुए हैं जो कि संरचनात्मक रूप से एक समान है, पर ये कार्य भिन्न करती हैं। जैसे कि चिड़िया में ये उड़ने के काम आते हैं और जैसे मानवों में हम कई सारे काम करते हैं हाथों से। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं होगा कि ये समानता समान पूर्वजों को दिखाएगी। कुछ और ऐसी संरचनाएं होती हैं जैसे कि तितली और चमगादड़ के पंख। ये दोनों कार्य एक समान करते हैं, यानी कि ये उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन ये दिखते अलग अलग हैं। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि तितली और चमगादड़ आपस में ज्यादा संबंधित है बाकी जीवों की तुलना में, जो कि सही नहीं है। अतः दो पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संघटनों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है। दोस्तों, ये समजात और समरूप अभिलक्षण विकासवादी संबंधों की खोज करने में हमारी मदद करता है। एक और चीज है जिससे कि विकासवादी संबंधों को हम समझ सकते हैं, वो है जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स। अब ये होते क्या है, इसको हम समझेंगे। ये उन जीवों का अध्ययन करने में मदद करती है जो कि पृथ्वी पर अब मौजूद नहीं है, यानी कि वो जीव जो विलुप्त तो हो गए हैं। अब होता क्या है कि आमतौर पर अगर किसी जीव की मृत्यु होती है तो उसका अपघटन शुरू होने लग जाता है और अंत में वह जीव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। परंतु कभी-कभी जीव या उसके कुछ भागों का अपघटन नहीं हो पाता है और समय के साथ ये भाग परिरक्षित हो जाते हैं। इन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन जीवों के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं और ये हमें विकास और विकासवादी संबंधों को समझने में मदद करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कुछ चीजों के बारे में बात करी जिसमें कि हमने विकास एवं वर्गीकरण को समझा और इसके अंदर हमने विकासीय संबंध की खोजना और जीवाश्म, इन दो विषय बिंदुओं को पढ़ा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 विषय बिंदु खत्म कर लिए हैं। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम विकास के चरण, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए और मानव विकास, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।